हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपनी प्रेजेंटी लगा देंगे और जो ऑनलाइन है उन्होंने अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में अभी हम जिस लेसन पढ़ते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। इसके पहले हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमने देखा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ था। अभी हम इस लेसन में भी अभी तक के जो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के जो क्राइटेरियाज है वो हमने पढ़ लिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शन की वो हमने अभी तक के पढ़े हैं। अभी हमको आज पढ़ना है, आज के टॉपिक में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस की जो टाइप्स है वो कुछ इस प्रकार से है कि देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन आफ्टर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन वी डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे हमें 5 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अभी हमें पढ़ना है। इनमें भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, लाइक हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे। आफ्टर दैट हम जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है वो भी हम जानेंगे। फिलहाल में हमें इसके बारे में जानना है, जिसमें हम अभी स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ में। हम यहाँ पर किसके साथ में स्टार्ट कर रहे हैं अभी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन ये वर्ड का ही मीनिंग होता है कि कंबाइन होना, मतलब दो अलग अलग सब्सटेंसेस या दो अलग अलग मिक्सचर्स या कंपाउंड क्या होंगे जब कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ में, जब रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ में, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। वो जो मेन प्रोडक्ट रहेगा उस रिएक्शन का वो क्या रहेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट रहेगा उन दो अलग अलग कंपाउंड के मिक्सचर से, दो अलग अलग नॉट मिक्सचर रिएक्शन से। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस और कंपाउंड भी बोल सकते हैं हम उसको, या मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं उसको, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी अगर रिएक्ट हो गए तो वो क्या हो गए? कंबाइन हो गए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। या फिर 2 डिफरेंट कंपाउंड अगर रिएक्ट होकर कुछ सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर कंपाउंड में से दो अलग अलग कंपाउंड मिक्स होकर क्या बनाएंगे? सिंपली कंपाउंड बनाएंगे जो कि सिंगल रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा substances combine to form single product is called as combination reaction. As for example, we are taking Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन gives, हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसमें क्या रहेगा? बैलेंसिंग करने के लिए 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? 2MgO। देखो, जैसे आपने दिए हैं 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इन टोटल मैग्नीशियम के 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 है। सो 2MgO मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी कितने रहेंगे? फिर वहां पर 2 एटम्स रहेंगे। कितने एटम्स रहेंगे वहां पर? 2 एटम्स रहेंगे। इज इट क्लियर? ये जो सॉलिड है ये गैसियस फॉर्म है, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो भी कौन से फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में, जिसका नाम रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन को अगर आप सर्टेनली देखोगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ये कंपाउंड नहीं है। तो ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ये कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तहत हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला कि दो अलग अलग प्रोडक्ट भी उसी के समान हम अगर लेते हैं, अगर सपोज हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? वाटर, दैट इज H2O। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन है या नहीं। तो देखो, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, बट प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? 1। तो हम इसको करेंगे बैलेंसिंग। तो हम यहाँ पर सामने ऐसा O2 नहीं लगा देंगे, इसको उसका फॉर्मूला अलग बन जाएगा, फिर वो मीनिंग अलग हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर उसके सामने में कोएफिशिएंट रहेगा 2H2O। अब ये जो 2H2O आने के कारण अब ये हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? H2 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएंगे 4
एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएंगे 2। मींस ये इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन बैलेंस होने के साथ साथ ये कौन सी रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनफॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल, टू कंबाइन टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। देन अब ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ा। अब आते हैं आपके टेक्स्ट बुक की ओर। आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.4, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते बाय द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन मेथड को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो मेथड है उसको डीप में पढ़ के हम ये एक्टिविटी के इसको समझ लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर। हमें एक बीकर लेना है, बीकर में हमें क्या करना है कि स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड का हमें एक बीकर में लेना है स्मॉल अमाउंट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। कौन से सॉल्यूशन में रहेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड, कौन से सॉल्यूशन में रहेगा, सॉलिड सॉल्यूशन में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा वो, सॉलिड फॉर्म में। देन स्लोली ऐड अ वाटर टू दिस, उसमें हमको धीरे धीरे करके क्या करते हैं, ऐड करते चलना है वाटर। वाटर ऐड करते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O इन द लिक्विड फॉर्म, H2O इन द लिक्विड फॉर्म। देन क्या बोले हैं, यहाँ पर रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अभी पहले क्या कैरी आउट करना पड़ेगा, रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या होगा, CaO और H2O, CaO और H2O। तो यहाँ पर ये जो H2O है, ये जो H2O है ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। तो ये क्या बनाएगा, देखो CaO यहाँ का एक कंबाइन होगा, यहाँ से H2O, मतलब O और O के कितने, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स तैयार हो, कितने एटम्स कंबाइन हो जाएंगे, 2, और हाइड्रोजन के भी 2। तो इसको हम लिखेंगे OH/2। ये है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है, ये क्या बनेगा अभी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका केमिकल नेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही साथ ये क्या तैयार करेगा, वहां पर हीट इवॉल्व होगी, वहां पर हीट रिलीज होंगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन वहां पर क्या रिलीज होंगी, हीट। मतलब कि जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बीकर में लेते हैं, उसमें कंटिन्यूअसली जब हम वाटर डालते रहते थोड़ा, तो वहां पर बनेगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH/2। पढ़ेंगे कैसे इसको, CaOH/2 प्लस वहां पर क्या रिलीज होंगी, हीट। एक्सेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होने के कारण यहाँ पर ये जो टच द टेम्परेचर एज शोन इन द फिगर, आपके टेक्स्ट बुक में आपको फिगर दी हुई है। अगर वहां पर हमको क्या करना है, वो बीकर को टच करके देखना है बाहर से, तो आपको थोड़ा वहां पर क्या दिखेगा, गर्म लगेगा, वो हॉट लगेगा। वो जो बीकर है वो क्या लगेगा, हॉट। क्यों वो हॉट लगेगा, बिकॉज कि वहां पर जब रिएक्शन कैरी आउट होती है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के साथ में, तो वहां पर हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने के कारण वहां पर क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा उसमें, ठीक है। इसीलिए डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। सो यस, वी फील द चेंज इन टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीज्ड। टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ये आपको रिएक्शन कैरी आउट होगी, जहां पे हम जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका भी नाम लिख देंगे वाटर। अब यहाँ पर ये मैंने ये एग्जांपल क्यों समझाया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने के लिए देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो गए, कंबाइन हो गए एक दूसरे के साथ में, वो एक सिंगल प्रोडक्ट उन्होंने फॉर्म किया जिसका नाम है CaOH2, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को स्लेक लाइन के भी नाम से जाना जाता है। इसी को कौन से नाम से जाना जाता है, स्लेक लाइन। इज इट क्लियर अप टू दिस, एनी डाउट?
आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उससे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ सकते हो। ध्यान में क्या रखना है हमें कि जब दो मॉलिक्यूल या फिर दो कंपाउंड कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उस टाइप के रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका जो है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फट से स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे। उसके बाद में वो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वहाँ पर देखो आपने सुनी थी कि हीट रिलीज हो रही थी। हीट रिलीज होने से एक और नया कॉन्सेप्ट आपका नया निकल के आता है, जो कि है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट, कि जब कोई रिएक्शन कैरीड आउट होती है देन द हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि जब कोई हीट रिलीज होती जब कोई रिएक्शन कैरीड आउट होती है तब क्या होगा कि कोई फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड का या फिर कोई प्रोडक्ट का। तो वो कंपाउंड या फिर जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के वक्त क्या रिलीज होगी, हीट। और वैसे टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम उसे क्या, कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं मीथेन गैस। मीथेन इज अ गैस which is used in a gobar gas actually and other types of also as a fuel use करते हैं उसको। मीथेन गैस then react with oxygen in presence of air, it gives कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या रिलीज करेगा फिर से वो, हीट। और क्या रिलीज करेगा वो, हीट रिलीज करेगा। ओके, इसको हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। मीथेन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं CH4 से इन द गैसियस फॉर्म, देन ऑक्सीजन O2 आल्सो इन द गैसियस फॉर्म गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर H2O एंड हीट। ये हमने रिएक्शन में दिया, आप चेक करेंगे कि ये बैलेंस फॉर्म में है या नहीं। लाइक देखो CH4 में C के 1 मॉलिक्यूल 1 एटम और 4 का हाइड्रोजन के 4 एटम। तो C का एक ही एटम वहाँ पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, ओनली 2। कितने हैं, ओनली 2। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 2 और 2 4। अब ये 2 हो गए तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 बन गए, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स एटम्स है और यहाँ पर भी 2 है। तो 3 टोटल कितने बन गए एटम, ऑक्सीजन के एटम। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली प्रैक्टिस करे हैं तो आपको ये डायरेक्टली समझेगा, नहीं तो नहीं। ध्यान दो, क्या बोला मैंने सही पहले इक्वेशन लिखा, लेकिन उसके बाद में हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते वक्त क्या हुआ कि हमने बोले वाटर तो फॉर्म होता है, लेकिन वाटर फॉर्म होते समय सिर्फ H2O लिख के छोड़ेंगे क्या हम, क्योंकि बैलेंस फॉर्म में नहीं है इक्वेशन ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम्स है और यहाँ पर 2 ही दिख रहे, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे। हाइड्रोजन के सामने 2 कोएफिशिएंट लगा देंगे। उसके बाद में ये हो गया 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की भी 2 मॉलिक्यूल है और 2 तो ऑलरेडी इंक्रीज हो गए थे, तो ऑक्सीजन की भी 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हम 2 एटम्स हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, 2 एटम्स बढ़ा देंगे। तो ये बन गया अभी बैलेंस। देखो ऑक्सीजन के भी 4 है तो 2 और 2, हाइड्रोजन के भी 4 है और प्लस कार्बन का एक ही है। और क्या हो रही है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ये मेन पॉइंट है अपना, इसीलिए इसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के इसमें कुछ पार्ट था, थोड़ा समझा देता हूँ आपको, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब पढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन ये वर्ड का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, जो कि एब्सोल्युटली उल्टा है किसको, कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन में हमने ये शब्द पढ़े थे कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन का उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, वही होगा। देखो अभी द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स अप का मीनिंग ये दर्शाता है कि वहां पर क्या हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन हो रहा है। स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। स्प्लिट्स अप किसमें होता है, वो 2 या फिर 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ी थी कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट से, सिंगल कंपाउंड से 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज यूजुअली हम लेते हैं एग्जांपल
एज यूजुअली हम लेते हैं एग्जांपल फेरस सल्फेट का। हम किसका एग्जांपल अभी यहाँ पर ले रहे हैं? फेरस सल्फेट का एग्जांपल ले रहे हैं। फेरस सल्फेट का एग्जांपल ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, वहां पर हीट भी प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, जब फेरस सल्फेट डिकम्पोज होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो यहाँ पर बनेगा Fe2O3, जिसको हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या कहेंगे? फेरस ऑक्साइड। देखो अभी Fe2 तो 2 Fe के एटम निकल गए, 2 Fe के एटम निकल गए, और O3 तो O4 में से क्या निकल गया वहां पे? O3 प्लस प्लस और क्या है? और क्या है? 2 SO2 भी बनेगा, ये SO2 भी बनेगा, प्लस क्या बनेगा? SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इज इट क्लियर अप टू दिस? इज इट क्लियर अप टू दिस? एनी डाउट? देखो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट से दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए, मतलब कि ये जो रिएक्टेंट है ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या हो गया? क्या हो गया? वो डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया? वो डिकम्पोज हो गया। और यहाँ पर ये जो फेरस है ये क्या है? डिकम्पोज हो रहा है। फेरस सल्फेट क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, फॉर्मिंग फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो है फेरस सल्फेट, ये भी लिख देंगे हम फेरस सल्फेट। ठीक है, ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का, और एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें CaCO3 जब डिकम्पोज होता है, CaCO3 क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर हीट रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? यहाँ पर वो डिकम्पोज हो रहा है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर जो भी तुम्हारा कंपाउंड रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म करने के साथ साथ और क्या फॉर्म करेंगे? यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड में से CaO निकल गया, फिर बचा क्या बचा? ये C बचा ये, और वो O का O2 मतलब कि CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा आपका सॉलिड फॉर्म में, और ये जो CO2 है ये चला जाएगा गैसियस फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में चला जाएगा? गैसियस के फॉर्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। देखो CaO जो जनरल फॉर्मूला आपने मेंटेनेंस के पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड क्या होता है ना? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हो गया ब्रेकडाउन, ये हो गया डिकम्पोजिशन। किसका डिकम्पोजिशन हो गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आपको जो ये फॉर्मूलेज है ये भी लर्न करना पड़ेगा, जो उनके नेम केमिकल नेम्स एंड देयर फॉर्मूलेज क्या करना पड़ेगा? आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो कि हम इसको लाइम भी कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? लाइमस्टोन, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका दूसरा नाम है लाइम, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर मेरे को बताओ कि आपने ये जो दो एग्जाम्पल देखे इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है ऑक्साइड फॉर्म होना। जब जब मेटल्स का डिकम्पोजिशन होता है, हर एक के ऑक्साइड फॉर्म नहीं होंगे। जब जब मेटल्स का डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि जो कैल्शियम है, फेरस है, ये मेटल्स है, ये क्या है? मेटल्स है। तो जब जब मेटल्स का डिकम्पोजिशन होगा तब तब क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। व्हेन द मेटल्स आर डिकम्पोज देन इट गिव्स द ऑक्साइड्स ऑफ द कंपाउंड, मतलब कि हमको कंपाउंड का क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्साइड मिलेगा। और दूसरी चीज, जब कोई रिएक्शन, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर टेम्परेचर कैरीड आउट होती है तो उस रिएक्शन को फिर थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है?
थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स व्हाट कि whenever the decomposition reaction carried out in presence of heat, then the reaction is called as a थर्मल डिकम्पोजिशन. उसको हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन. आई होप कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इजीली समझ में आ गई होगी. आपके टेक्स्ट बुक में और एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉर द लीड नाइट्रेट जो कि 2PbNO3 है. इधर में मैं लिख देता हूँ जो कि PbNO3 है. इसका आपको क्या करना है? लीड नाइट्रेट का क्या करना है? आपको डिकम्पोजिशन करना है. लीड नाइट्रेट का क्या करना है? आपको डिकम्पोजिशन करना है. ठीक है, NO3/2 इसका क्या करना है? हमें डिकम्पोजिशन करना है. यहाँ से भी जैसा लीड जो है ये भी एक मेटल का काम कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि क्या रहेगा? PbO2 PbO3 क्या बनेगा वहाँ पे? PbO, सॉरी जनरल फॉर्मूला उसका PbO है. PbO प्लस क्या बचा यहाँ पे? अभी ऑक्साइड निकल गया तो एक O निकल गया, मतलब O2 बचा है यहाँ पर. O2 बचा है और ये बाई 2 था इसलिए मतलब एक ही निकला वहाँ से. बैलेंस करेंगे बाद में इसको. और क्या बचेगा यहाँ पे? NO3/2 भी बच सकता या फिर O2. हाँ, NO3 भी बचेगा. नाइट्रेट जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो NO2 प्लस और क्या रहेगा? O2. और क्या रहेगा उसमें? O2 गैस रहेगी. क्या रहेंगी? O2 गैस. ठीक है, अब ये बैलेंस फॉर्म में है या नहीं वो देखो. PbNO3 जो है इसमें से Pb के सिंगल एटम बाई 2 होने के कारण वो क्या हो गया? यहाँ पर 2 होने के कारण ये क्या हो गया? 2PbO, मतलब अभी 2 एटम्स ऑफ Pb लीड. और उसके बाद में NO3 में जो है N के भी 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे N के 2 बराबर है 2NO और बाई 2 है, मतलब कि ये हो जाएगा 4. नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? कितने एटम्स हो जाएंगे? 4. कैसे 4 होंगे वो देखो. ये जो 2 है ये इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 2N के साथ में, 2 नाइट्रोजन के साथ में, यहाँ से 2. और ये जो बाई 2 है, ये जो अपन ने ब्रैकेट देके बाई 2 लिखे, इसमें भी ये जो 2 है ये क्या होगा? इनके साथ में, दोनों के साथ में, एटम्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, उनको जुड़ जाएगा वो. मतलब कि ऑलरेडी इसमें 2 नाइट्रोजन थे उसमें और ये 2 ऐड हो गए तो वो बन गया 4. इसलिए हमको यहाँ पर देना पड़ेगा 4NO2. और फिर कितने बचे? ओनली O2 बचा, क्योंकि यहाँ पर ये 6 थे और ये 6 × 2 12. ये 2, ये 8 और ये 2. समझ में आ रहा अभी? हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है ना? कोई डाउट है इसमें आपको? एनी डाउट इन दिस? ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ तक के ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपको पूरी कैरी आउट करना है, ये आपको समझना है, जिसमें क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड से या फिर सिंगल रिएक्टेंट से 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होंगे? फॉर्म होंगे बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कंपाउंड. समझ में आ रहा है? बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. काफ़ी ईजी है. देन हम चलते हैं फिर अगले रिएक्शन की ओर अपने, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या नाम है उसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इतने पार्ट का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर. सो आई होप आपको सभी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी. उसके बाद में हम जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी कैरी आउट होती है जो कि हीट के प्रेजेंट में होती है. मतलब एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है किसी दूसरे सोर्स के साथ में, और अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएंगी उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. 1 मार्क के लिए बोलो या 2 मार्क के लिए आपको डिफरेंस पूछने आ सकता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको बता दे जब में हो. ठीक है, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, आफ्टर दैट एग्जांपल उसका लेंगे हम डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है यहाँ पर क्या, जब नॉर्मली एंडोथर्मिक रिएक्शन कैरी आउट होती है तो वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को हम डिनोट करते हैं AgCl से. सिल्वर क्लोराइड को किससे डिनोट करते हैं? AgCl से. तो इसका डिकम्पोजिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
आपको पता ही है अच्छे से सनलाइट के बारे में। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या मिलेगा हमें, Ag प्लस Cl। लेकिन Cl सिंगल फॉर्म में रहता क्या, Cl सिंगल एटम के फॉर्म में रहता क्या, ये तो हैलोजेंस है। हैलोजेंस की फैमिली की प्रॉपर्टी है कि वो डायटोमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, वो डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इम्बैलेंस है ये इक्वेशन, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये Cl2 है, मतलब हमें यहाँ पे भी Cl2 बनाना पड़ेगा। तो AgCl2 हम बनाएंगे नहीं, उसको हम कैसे लिखेंगे, 2AgCl। उसको क्या लिखेंगे, 2AgCl। इसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो 2AgCl में इसके सामने भी 2 लगेगा, क्योंकि Ag के भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो ये बन गया डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हमको ध्यान क्या रखना है कि हीट एब्जॉर्ब हुई है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ है, मतलब यहाँ पर हीट यूज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको कौन सी रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर क्लोराइड के साथ में सेम विद द ब्रोमाइड, 2AgBr gives in presence of sunlight, in presence of sunlight 2AgBr gives 2Ag symbolic form of silver plus Br2 gaseous form। ठीक है, ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कम टू द डिस्प्लेस। हाँ, उसके पहले आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। वो थोड़ा उसमें कैसा, अभी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आपको वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है, वाटर को करना है। तो उसको जो एग्जांपल होगा, वो जो एक्टिविटी है उसका अगर आपको अगर डीप में समझना, तो आप पेज नंबर 9 पे आपको पूरा पढ़ना है, आपको समझ जाएगा उसमें कौन सी रिएक्शन किस तरीके से कैरिड आउट होंगी, वो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पर। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो कैसे होता है, देखो H2O gives H2 प्लस O2। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तब वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, तब वहां पर क्या तैयार होता है, H2 और O2। तो यहाँ पर जो H2 है उसको बैलेंस करने के लिए 2H2O इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर हमको फिर बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2H2 प्लस O2 गैस। वहां पर क्या करेंगे हम, 2H2 प्लस O2 गैस। समझ में आ रहा है, उसी को भी कौन सी रिएक्शन कहते हैं, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में इसका एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट अगर अपन अगर उसको अगर एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कि हमको फिर बाकी टॉपिक्स को कवर करने में वो कॉन्सेप्ट वाइज हम थोड़ा फिर पीछे रह जाएंगे। आपको देखो इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको उस एक्टिविटी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में आपके पास में जो रेफरेंस बुक होंगे, तो अच्छे स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो रेफरेंस बुक का यूज़ करेंगे, उसमें से थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, सब कुछ है ना। तो ये सारी चीज़ों आपको करना है, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की ओर, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जनरली डिस्प्लेस का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेस इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि किसी एक जगह से दूसरे जगह पे उसको शिफ्ट कर देना और उसकी जगह किसी दूसरे ने ले लेना, है ना। तो वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक एलिमेंट क्या करेगा, उसके दूसरे एलिमेंट का जो प्लेस है वो वहां पर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो वहां पर कवर कर लेगा और उसको वहां से हटा के खुद वहां पर आके बैठ जाएगा। ऐसी वाली बात हो जाएगी वहां पे, ठीक है। रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल सेंटेंस। one element take the place of another element in a compound are known as a displacement reaction, likewise zinc metal is placed in copper sulfate solution। मतलब कि हमको एग्जांपल कंसीडर करना है। सपोज करके चलते कि एक जिंक मेटल है जो कि हमने किस में प्लेस करी, आपको ये जो आई थिंक एक्टिविटी इसके साथ में दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, लेट मी चेक।
हाँ, आपको ये जो एक्टिविटी है जिंक मेटल की, वो जिंक के साथ में ना देते हुए आयरन के साथ में दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में। मैं उसकी भी रिएक्शन करके दिखाता हूँ। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक अगर है तो आप रेफर कर सकते हो 1.9 एक्टिविटी 1.9, जहाँ पर आपको बोला है कि आयरन नेल्स लेना है, उसको रखना है आपको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। उसको किसके सॉल्यूशन में रखना है आपको? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे वहाँ पे कि वो जो नेल्स के ऊपर में जो सल्फेट का सॉल्यूशन है वो वहाँ पर परत पकड़ लेगा, वहाँ पर जो लेयर है वो किसकी आ जाएगी? फिर फेरस सल्फेट की, मतलब आयरन का सल्फेट बन जाएगा वो जो रिएक्शन है वो उसमें। और उसमें क्या हो जाएगा कि जो कॉपर है वो वहाँ से अलग निकल जाएगा, मतलब जो चेंज इन कलर देखने मिलेगा हमें वहाँ पर। क्या देखने मिलेगा? चेंज इन कलर। क्या देखने मिलेगा हमें? चेंज इन कलर। सो यहाँ पर हम जिंक के साथ में करके देख रहे हैं। देखो, जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन जिंक सल्फेट एंड कॉपर आर ऑब्टेन। देखो, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि जिंक मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा गया है, तो रिएक्शन कैसी होगी? ZnSO4 इन एक्वियस फॉर्म प्लस क्या है? कॉपर, मतलब कि सॉरी गलत हो गया, Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ऐसा वो आपका क्या बनेगा? रिएक्शन बनेगी, मतलब कि जिंक सल्फेट और जिंक ओनली और कॉपर सल्फेट में क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। देखो, पहले जिंक अकेला था वो, और CuSO4 में SO4 के साथ में कौन था? यहाँ पर कॉपर। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो वहां पर क्या हो गया कि ये जो कॉपर है ये कॉपर ले लेगा, जिंक ले लेगा कॉपर की प्लेस, और कॉपर को फिर वहां से हटा देगा। वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपको देखने में मिल रहा है। यहाँ पर क्या बन गया? ये जिंक सल्फेट। ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है ना, समझ में आ रहा है? इस तरीके से जिंक के जगह पे हम फेरस ले सकते हैं। क्या होगा? जो कि आपके टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी भी है, FeSO4 हो जाएगा वो एक्वस सॉल्यूशन, प्लस क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? Cu अलग। Cu का मिलेगा अलग, इसमें रिमूव हो जाएगा वहां से Cu। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। वो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। वहां पर क्या होगा कि एक मेटल दूसरे मेटल एलिमेंट को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, और वो सल्फेट के साथ में क्या बना रहा है? अपना खुद का एक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट निकालो और अटेंडेंस भी लगाते रहो। फिर बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो रहा था कि एक मेटल आयन या फिर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा था? रिप्लेस कर रहा था, उसके जगह पे खुद आ जा रहा था। यहाँ पर क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो अलग अलग कंपाउंड रिएक्ट होंगे। जब दो अलग अलग कंपाउंड क्या होंगे? रिएक्ट होंगे बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ पर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है, जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं उसके बारे में, एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म द टू न्यू कंपाउंड। मतलब कि यहाँ पर क्या होंगे? दो कंपाउंड रिएक्ट होंगे और एक्सचेंज होंगे आयंस का। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, और नेगेटिवली चार्ज आयंस है, ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ में। समझ में आ रहा है? और जो नए दो कंपाउंड बनेंगे, और क्या बनेंगे? उसमें दो नए कंपाउंड्स बनेंगे, आर कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है कि जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जब एक इनसॉल्यूबल
जो एक सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, देखो एक एग्जांपल में अपन ने देखे थे तो फॉर्म हुआ था, है ना। तो एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि रिएक्शन कैरिड आउट होने के बाद में प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है, सॉलिड फॉर्म में, जो कि इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। तो अब हम जो ये एग्जांपल करने वाले हैं, ये रिएक्शन जब कैरिड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये भी समझेंगे, और ये एग्जांपल को भी समझने की कोशिश करेंगे प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होता है। देखो सोडियम सल्फेट, इसका हम जनरल इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे Na2SO4, ये रहेगा एक्वस फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में रहेगा, इसका एक्वस फॉर्म में रहेगा। उसके बाद में आएगा बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 इज इन आल्सो द एक्वस फॉर्म BaCl, सॉरी बेरियम क्लोराइड है वो BaCl2, ठीक है, BaCl2। जब ये रिएक्ट हो रहा है, जब ये दोनों क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो क्या मिल रहा है हमें, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 जो कि सॉलिड रहेगा, और ये रहेगा प्रेसिपिटेट। मैंने ऐसा साइन दे दिया, मतलब ये क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मींस NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मींस NaCl, जो कि रहेगा एक्वस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेगा, एक्वियस फॉर्म में। तो यहाँ पर चेंजेस देखो कैसे हो रहे, तो जब सोडियम के साथ, सोडियम सल्फेट के साथ में बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिवली चार्ज बेरियम क्लोराइड, पॉजिटिवली चार्ज बेरियम एक्सचेंज विथ नेगेटिवली चार्ज SO4, एक्सचेंज विथ नेगेटिवली चार्ज SO4। समझ में आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज बेरियम किसके साथ में रिएक्ट, किसके साथ में चला जाएगा, फिर वो सल्फेट के साथ में, जो कि नेगेटिवली चार्ज SO4 है, किसका, सोडियम के साथ में। और पॉजिटिवली चार्ज Na2 प्लस, पॉजिटिवली चार्ज Na2 प्लस किसके साथ में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका क्लोराइड के साथ में, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब करना कैसे है, देखो ये इसके साथ में और ये ऐसा उसका कन्वर्जन होता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपको इजीली समझेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अभी। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट कैसे है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि दो एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दो बार एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके बाद में डिस्प्लेस हो रहे हैं। सो अभी यहाँ पर बैलेंस करना बाकी है, यहाँ पर क्या करना बाकी, इसको बैलेंस। देखो Na के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम्स है, यहाँ पर सिंगल है तो इसको लिख देंगे 2। अब यहाँ पर Cl के 2 हो गए बराबर से बैलेंस, Na के भी 2 हो गए। SO4 में यहाँ पर SO4 के 4, इसमें भी 4, और बेरियम का 1, वहाँ पे भी 1। तो ये होगी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार से ये रहेगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में और एक लेते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के लिए। क्या लेंगे हम, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम बनाते हैं AgNO3, उसके बाद एक्वस फॉर्म में, प्लस दूसरा है आपका सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब ये जो इधर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, AgNO3 और NaCl है, इसमें से अभी तुम बताओ कि क्या बनेगा। देखो Ag किसके साथ में रिएक्ट होगा, Cl के साथ में रिएक्ट होगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड बनाएगा ये। और Na किसके साथ में रिएक्ट होगा, NO3 के साथ में रिएक्ट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे, और वो जो AgCl है वो कंबाइन होकर दूसरा कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, AgCl क्या बनेगा आपका, AgCl जो कि सॉलिड प्रेसिपिटेट रहेगा, सॉलिड क्या रहेगा, वो प्रेसिपिटेट क्या रहेगा, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट रहेगा, और बनेगा उसमें NaNO3 क्या बनेगा, NaNO3। ये नहीं भी तो भी चलेगा, ठीक है। NaNO3। इस प्रकार से आपके दो कंपाउंड आएंगे, एक सिल्वर क्लोराइड और दूसरा
सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर मैं कैसे वो नाम पूरे नहीं लिख रहा हूँ जो उनके वर्ड नेमिंग है, लेकिन आपको बोलते वक्त तो समझा भी रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप आपके टेक्स्ट बुक को भी रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वाइज तो अपन पूरा क्लियर ही कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी समझ में आया कैसे उनका एक्सचेंज होगा। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन, इनके बीच में वो रिएक्शन होगी। ध्यान में आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट में। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले रिएक्शन की ओर जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की ओर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट? देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट। मीन्स अगर कोई कंपाउंड या फिर एलिमेंट है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, उसको भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन आफ्टर उसका अगर अदर डेफिनेशन हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड आल्सो एज ऑक्सीजन। मतलब कि जब हम कोई हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे कोई सब्सटेंस में से, तो वहाँ पर भी उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ ही साथ में व्हेन वी ऐड ऑक्सीजन एटम टू एनी एलिमेंट और एनी सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है कोई सब्सटेंस के साथ में तो उसको ऑक्सीडेशन करेंगे। देखो, इसके 2 या 3 डेफिनेशन है। एक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है एंड दूसरा होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है लाइक मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो हम कहते हैं उसमें वो देखने मिलता है हमें। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। उसके अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे तो देखो, व्हेन कॉपर मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड मींस Cu plus O2, Cu plus O2 we get CuO means 2CuO। यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ में जब ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर कॉपर मेटल के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर ऑक्साइड जब बन रहा है तो यहाँ पर हमको क्या देखने मिल रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का होना मतलब वहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो गई वहाँ पर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम विद द हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद द क्लोरीन इट गिव्स सल्फर एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के साथ में अगर हम देखेंगे सो H2S जो कि सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो H2S ये फॉर्म नहीं लिखे, तो हमको सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है वो समझना है। प्लस क्लोरीन Cl2, ठीक है, सिंगल फॉर्म में रहता नहीं। गिव्स क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हमें क्या मिलेगा? सिर्फ सल्फर प्लस Cl के साथ में H2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 2HCl। मतलब कि एक सब्सटेंस में से हाइड्रोजन क्या हुआ? यहाँ से रिमूव हो गया, सब्सटेंस में से हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये भी कौन सी रिएक्शन होंगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन होंगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन सा बन गया? ऑक्सीडाइज किसमें से हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हम आते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की ओर जो कि है रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन मींस व्हाट? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन होना, इसके भी दो है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं हम इसको, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल उसके उल्टा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बिल्कुल उल्टा जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। एंड सेकंड थिंग इज दैट एडिशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब कि जब हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब भी वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होंगी, और अगर हम कोई सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तब भी क्या होगी, वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पर अभी आप बात करेंगे तो CuO अगर कंबाइन हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा फिर Cu प्लस H2O मीन्स यहाँ पर क्या होगा, देखो CuO प्लस H2O, यहाँ CuO प्लस H2 जब रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, Cu मेटल में से रिमूव हो रहा है, Cu मेटल में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। रिमूव होने के साथ साथ वो क्या बन जा रहा है, फिर रिडक्शन रिएक्शन बन जा रही है। वो कौन सी रिएक्शन बन जा रही है, वो रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वो रिडक्शन रिएक्शन। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की ओर। देखो अभी हमें पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स व्हाट, कि जब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की तो आपने इसके पहले पढ़े ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में आपने पढ़े रिडक्शन, जिसमें हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब दोनों रिएक्शन अगर एक साथ होती है, हम क्या बोल रहे हैं, जब दोनों रिएक्शन अगर एक साथ होती है, मान के चलिए एक ही रिएक्शन कैरी आउट हो रही है जहां एक साथ एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, तो इट मींस कि वहां पर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एट अ टाइम चल रहा है वहां पे, ठीक है। और वो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक टाइम पर चलेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, और उसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसकी डेफिनेशन आपको दिख रही है, देखो, इन अ रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज while the other reactant get reduced during the reaction। एक रिएक्टेंट वहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिएक्टेंट वहां पे रिड्यूस हो रहा है वो रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों भी साइमल्टेनियसली होंगे, दोनों मतलब कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की ओर। देखो एग्जांपल में क्या बोला गया है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन गिव्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड क्या होगा, रिएक्ट होगा कार्बन के साथ में, सो इट गिव्स जिंक एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड। हियर इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल इक्वेशन हम क्या देख पा रहे हैं, देखो ZnO प्लस C gives Zn प्लस CO। अब यहाँ पर किस तरीके से ऑक्सीडेशन होगा और किस तरीके से रिडक्शन होगा ये हम समझ लेते हैं। देखो ZnO में O है और हमने रिडक्शन में क्या बोले थे कि जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ZnO में से O रिमूव होके वहां पे सिर्फ क्या बच रहा, Zn मतलब जिंक बच रहा, जिंक मेटल अपने आप में अलग हो रहा। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। उसके बाद में जब कार्बन जब लेफ्ट हैंड साइड में था, जब कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में था तो वो सिंगल था, उसके साथ में कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एलिमेंट का एटम जुड़ के था क्या, नहीं था। आफ्टर द रिएक्शन उसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। उसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। मतलब कि कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये बन गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मींस कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। समझ में आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कोई डाउट इसमें? चलो तो इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, जो कि है करोजन एंड रैंसिडिटी, जो कि एप्लीकेशंस है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। अभी हम पढ़ते हैं करोजन के बारे में। करोजन मीन्स व्हाट, करोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप। अब यहाँ पर ईटन अप का मीनिंग क्या होता है, मेटल्स का जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। मतलब कि देखो क्या बोला है यहाँ पर
अगर कोई मेटल है, मेटल सब्सटेंस है, उसका अगर एयर के साथ में मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन आफ्टर वाटर के साथ में, आफ्टर दैट इन प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल या फिर मॉइस्चर, वाटर इन द सेंस जो मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है, नमी प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके वजह से मेटल क्या हो जाता है, ईटन अप हो जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके वो क्या होते चलता, ब्रेक होते चलता, उसका कुछ हिस्सा क्या होते चलेगा, ब्रेक होते जाएगा। आपने जनरली अगर हम एग्जांपल बात करेंगे, जनरल एग्जांपल अगर बात करेंगे, जैसे कि रस्ट का जो एग्जांपल है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो आपने अच्छे तरीके से सुने ही होंगे कि वहां पर देखा जाता है जो एक रेड ब्राउनिश कलर की जो लेयर है वो उस आयरन के ऊपर में आ जाती है। अगर वो कुछ लंबे समय तक के कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, एक मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट रहता है, या फिर कोई एसिड का अगर उस पर अगर अटैक होता है तो उसके ऊपर में एक रेड ब्राउनिश कलर की लेयर प्रेजेंट लेयर हो जाती है उस पर, वो है रस्ट। और वो रस्ट का एग्जाम्पल मीन्स रस्ट एक्चुअली क्या है, करोजन का एक टाइप है। रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ करोजन। समझ में आ रहा? अब जो रस्ट की हमने बात करी तो रस्ट पर से हम समझ सकते हैं कि करोजन का क्या होता है मीनिंग। आफ्टर दैट करोजन के लिए जो रस्टिंग के लिए जो हमने केमिकल इक्वेशन हमने सुने हैं वो क्या है कि देखो हमको पढ़ेंगे अभी 4Fe + 3O2 + 2XH2O, मतलब कि जब आयरन के एटम्स, आफ्टर दैट ऑक्सीजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स जब ऐड होंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, 2Fe2O3.XH2O। और यहाँ पर ये जो X है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये जो X है ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वेयर X इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वो डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में, उस रस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में रस्ट को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इट मीन्स कि करोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमको पढ़ना है इन द अपने अगले वाले चैप्टर्स में, जो कि है आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ने में आएगा वो। ओके, तो ये था आपका कोरोजन के बारे में। उसके बाद में हम आते हैं अभी रैंसिडिटी। और ये जो रैंसिडिटी और करोजन, ये जो दो एप्लीकेशन है ये बेस्ड ऑन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर में। कौन से रिएक्शन के ऊपर में बेस्ड ऑन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर में। अब रैंसिडिटी का क्या हुआ देखो, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट। अब अनप्लीजेंट का मीनिंग क्या होता है, जो एक खराब बदबूदार जो स्मेल होती है, वो बदबूदार जो स्मेल होती है, सुगंध जो हम बोल रहे हैं वो अच्छी लगती है वो, लेकिन जो अनप्लीजेंट होती है, जो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या फिर अलग ऑकवर्ड जो फीलिंग देता है, तो अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड एज अ रैंसिडिटी, इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। फैट्स, उसके बाद में ऑयल्स में ये देखा जाता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाना चाहिए, पहला मेजर है रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोके। एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है कि द केमिकल विच इज प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट फैट और ऑयल। ओके, टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, वो हम ऐड कर सकते हैं उसमें। आफ्टर दैट रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, मतलब कि जो पैक करेंगे, किसको किसको पैक करेंगे हम, फैट और ऑयल को, वो उसमें क्या रहने होना, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहने होना। नाइट्रोजन गैस अगर प्रेजेंट है तो वो फूड और जो ऑयल्स है वो भी क्या नहीं होते हैं, खराब नहीं होते, वो रैंसिड नहीं होते, उनकी स्मेल और जो उनका टेस्ट है वो खराब नहीं होता है। उसके बाद में थर्ड प्रिवेंशन हमारे लिए रिस्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर, मतलब कि ऑक्सीडेशन जो इन प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है, ये तो हम क्या करेंगे कि जो फूड या फिर फैट है उसको एयर टाइट कंटेनर में रिस्टोर करके रखेंगे। अगर हमने रिस्टोर करके रखे एयर टाइट कंटेनर में, तो वहां से फिर वो एयर के साथ में रिएक्शन नहीं होंगी उनकी, फैट और ऑयल की, और उस वजह से आपका जो रैंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो भी कैरीड आउट नहीं होगा। इस वजह से फैट और ऑयल भी सही तरीके से हम उसको रिस्टोर करके रख सकते हैं। सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। हमने यहाँ पर पढ़े थे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में। देन आफ्टर हमने देखे थे अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने पढ़े पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आफ्टर दैट पढ़े हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद में पढ़े हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन, following them reduction, now oxidation reduction, that is the redox reaction, and at the end application of oxidation reaction, that should be the
कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ओके, तो आज के लिए आपका इतना ही है। उसके बाद में आपको ये नोट्स वगैरह भी तैयार करते रहना है, जो जो पॉइंट आपको लिखा है। उसके बाद में आपको दूसरी चीज जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बड़े इजी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। माइंड में रखना है कॉन्सेप्ट आपको। आफ्टर दैट आपको रेफरेंस बुक के थ्रू भी आप अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हो अगर आपके पास में अवेलेबल है तो। ओके।